किसान भाइयों, हम अपने खेतों के अंदर रासायनिक खादों को उपयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से अधिक समस्याएं हमारी भूमि में जन्म ले रही है। भूमि कठोर हो रही है, भूमि बंजर होती चली जा रही है। पौधे की जो रासायनिक खाद हम डाल भी रहे हैं अपने खेतों के अंदर, उसका बहुत ही कम हिस्सा हमारी फसलों को मिल पाता है, बाकी का फिक्स होकर के हमारी भूमि को खराब कर देता है। जैसे आप डीएपी डाल रहे हैं अपने खेतों के अंदर, तो डीएपी का लगभग 20% हिस्सा ही मिल पाता है, यानी कि उसके अंदर जो फास्फोरस होती है वो केवल 20% उसका हिस्सा मिल पाता है मिट्टी को, बाकी का हमारी ज़मीन में फिक्स हो जाता है। यानी कि 80% हिस्सा हमारी ज़मीन में फिक्स होकर के मिट्टी को ख़राब करने का काम करता है, कठोर करने का कार्य करता है। उसी तरीके से आप यूरिया का उपयोग करते हैं तो यूरिया का भी मात्र 40 से 50% हिस्सा ही ज़मीन को मिल पाता है, बाकी लिंचिंग हो जाती है जो हमारी भूमि के नीचे ज़मीन में चला जाता है, तो वो भी हमारे वायुमंडल को, हमारी भूमि को दूषित करने का काम करता है। उसी तरीके से आप पोटेशियम खाद का उपयोग करते हैं, जो पोटेशियम के लिए आप एमओपी का यूज़ करते हैं, तो एमओपी भी बहुत ही कम हिस्सा पौधे को मिल पाता है, बाकी का फिक्स होकर के हमारी मिट्टी को खराब करता है, कठोर करता है। तो देखिए दोस्तों, जो हम फर्टिलाइजर यानी कि खादों पर जो हम खर्च कर रहे हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा हमारी मिट्टी को खराब करने में जा रहा है, लेकिन बहुत ही कम हिस्सा उसको हमारी फसलों को मिल पाता है, तो जिससे हमें उत्पादन अच्छा नहीं मिल पा रहा है और हमारी मिट्टी भी खराब हो रही है लगातार। तो इससे बचने के लिए आप अपने खेतों के अंदर ऑर्गेनिक खादों का यूज़ कर सकते हैं बीच बीच में, यानी कि कुछ ऑर्गेनिक खादों को आप साथियों अल्टरनेट के तौर पर आपको उपयोग करना चाहिए, जिससे कि मिट्टी बेहतर हो। तो ऑर्गेनिक खाद में आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही बेहतरीन खाद के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, वो है साथियों सरसों की खली। सरसों की खली एज ए फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा कार्य करती है। फर्टिलाइज़र के साथ साथ इसके अंदर कुछ इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइडल प्रॉपर्टी भी होती है, तो साथियों मिट्टी में जो डिसीज़ हैं उनको भी कंट्रोल करने में इफेक्टिव होती है। तो सरसों की खली, जिसको हम अंग्रेजी में मस्टर्ड केक कहते हैं, आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। देखिए साथियों, जो सरसों की खली है इसको बहुत सारे किसान भाई वेस्ट डिकम्पोजर डाल के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ किसान भाई कहते हैं उनके पास वेस्ट डिकम्पोजर नहीं है, तो उनको कैसे यूज़ करना है तो वो भी हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सरसों की खली के बारे में डिटेल में समझेंगे कि इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या फ़ायदा मिलता है, कब हमें इसको अपनी फसल में डालना चाहिए, कितनी मात्रा के साथ डालना चाहिए, इससे क्या बेनिफिट्स हमारी सॉइल को होंगे और क्या बेनिफिट्स हमारी फसलों को देखने को मिलेंगे। 1 एकड़ का जो हमारा प्राइस है वो कितना पड़ेगा, यानी कि कितना आपका खर्च इसमें आने वाला है, डिटेल में हम इसके बारे में समझने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों फार्मर तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिएगा, और साथियों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा यदि आप चैनल पर नए हैं तो चलिए जान लेते हैं मस्टर्ड केक यानी कि सरसों की खली के बारे में डिटेल में। तो देखिए सरसों की खली आप लोग सब जानते होंगे, आप किसान भाई हैं, आपके यहाँ पर सरसों होती होगी और उससे आप तेल निकालने के बाद जो बचता है वेस्ट, उसको हम सरसों की खली कहते हैं या मस्टर्ड केक नाम से जानते हैं। ज़्यादातर आटा चक्कियों में मिल जाता है। जो हम सरसों का तेल निकालने के बाद ये तैयार करते हैं, तो अधिकतर किसान भाई सरसों की खेती करते हैं, उनके घर में जो साथियों जो सरसों की खल है वो आसानी से उपलब्ध हो जाती होगी। तो देखिए साथियों, जो सरसों की खल है इसके अंदर बहुत ही अच्छे मिनरल्स होते हैं हमारी फसलों के लिए। देखिए इसमें नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा अधिकता होती है, यानी कि नाइट्रोजन जितनी भी खली है उनके अंदर जो नाइट्रोजन परसेंटेज है वो बहुत ही अच्छा पाया जाता है। यानी कि नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए, ऑर्गेनिकली आप नाइट्रोजन की पूर्ति करना चाहते हैं फसलों के अंदर, तो उसके अंदर सरसों की खल बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यहाँ पर सरसों की खल के अंदर देखिए नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में होता है, फॉस्फोरस होता है, पोटेशियम होता है। तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटाश का जो अनुपात इसमें होता है वो होता है 4:1:1 में ही होता है। तो साथियों सबसे ज़्यादा इसमें नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है और इसके साथ साथ इसमें फास्फोरस भी होता है, लेकिन नाइट्रोजन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा इसके अंदर होता है। उसके साथ साथ दोस्तों इसमें मैग्नीशियम होता है, मैग्नीज होता है, सल्फर होता है, जिंक होता है और भी बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, और इसके अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं जो कि सरसों की खल। तो साथियों जब हम इसको उपयोग करेंगे तो साथियों तो ये हमारी फसलों में सभी पोषक तत्वों को अवेलेबल करवाता है, तो जिससे कि फसलों में सभी पोषक तत्व अवेलेबल होते हैं तो फसलों की ग्रोथ अच्छी तरीके से आती है। और सरसों की खल का एक बेनिफिट्स और होता है कि स्लो रिलीज करवाता है, यानी कि जब हम इसको खेत में डायरेक्टली ऐसे यूज़ कर देते हैं बहुत ही धीरे धीरे ये रिलीज होते हैं, इसके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या इसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, वो धीरे धीरे रिलीज होते हैं और बहुत ही लंबे समय तक फसलों को सुरक्षा प्रदान करते रहते हैं, जिससे कि हमें अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलता है। उसके साथ साथ दोस्तों देखिए सरसों की खली डालने का ये बेनिफिट आता है, एक तो हमें सभी पोषक तत्व हमारी फसल को मिलते हैं और स्पेशली नाइट्रोजन हमारे ज़्यादा मात्रा में मिलता है, जिससे फसल की ग्रोथ अच्छी आती है। साथियों तेज ग्रोथ आती है फसलों में, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया तेज होती है, फसल हरी भरी में देखने को मिलती है, और सरसों की खली को डालने से आप देखेंगे फ्लावर ड्रॉपिंग हमें कम देखने को मिलती है, और साथियों फूल भी अधिक आते हैं और सारे
साथियों पौधे के डिसीज को कंट्रोल करता है और प्रोडक्शन बढ़ाता है। सरसों की खली का जमीन में उपयोग से हमें जमीन में काफ़ी सारे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। जमीन के अंदर जो हमारे सूक्ष्म बैक्टीरिया माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो तेज होती है। जब साथियों जमीन में साथियों उपज बढ़ती है, मिट्टी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो साथियों अच्छी हो जाती है, मिट्टी हमारी भुरभुरी हो जाती है। जब हम सरसों की खली का उपयोग करते हैं तो धीरे धीरे जब आप लंबे समय तक इसको यूज़ करेंगे बीच बीच में, तो आप देखेंगे कि आपकी मिट्टी की उर्वरकता शक्ति बढ़ जाएगी, मिट्टी की माइक्रोबियल एक्टिविटी तेज हो जाएगी, मिट्टी क्यूरोसिटी इंक्रीज होगी, जिससे कि मिट्टी में एरिएशन अच्छा होगा, मिट्टी आपकी भुरभुरी होगी, अच्छी होगी और मिट्टी में पड़े पोषक तत्व जो फिक्स फॉर्म में आपके होते जा रहे हैं, जो रासायनिक खाद DAP आप डाल रहे हैं जो फिक्स हो रहे हैं, वो भी धीरे धीरे साथियों घुल करके हमारे पौधे को साथियों उपलब्ध होंगे। तो ये सब बेनिफिट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए हमें बीच बीच में साथियों जड़ सरसों की खली है जैसे और भी सारे पोषक ऑर्गेनिक खाद्य साथियों इनका उपयोग कर लेना चाहिए, जो फिक्स हो रहे हैं हमारे साथियों जो खाद हैं वो भी धीरे धीरे सॉल्युबल हों और उनके रिजल्ट भी हमें बेहतर आएँ। फिर आप रासायनिक खादों को उपयोग भी करेंगे तो वो ज़्यादा परसेंटेज में हमारे पौधे को लगेगा, फसलों को लगेगा, जिससे रिजल्ट जो है वो हमें बेहतर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए हमें इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं और इसके साथ साथ सरसों की खली के उपयोग से हमारी फसलों की जड़ों में साथियों जो फंगल इन्फेक्शन है वो कम होता है, यानी कि फंगल इन्फेक्शन को बढ़ने से रोकता है, क्योंकि इसके अंदर ऑयल कंटेंट भी होता है तो कुछ फंगिसाइडियल प्रॉपर्टीज़ भी इसके अंदर होती है, जिससे कि साथियों रूट रॉट डंपिंग ऑफ की समस्या भी हमें कम देखने को मिलती है फसलों में, जो हम सरसों की खली का अपनी फसलों में खेतों में उपयोग करते हैं। तो ये बेनिफिट्स भी देखने को मिलता है। देखिए सरसों की खली का आप नीम की खली के साथ मिक्स करके उपयोग करते हैं तो इससे साथियों नेमेटोड्स की समस्या भी काफ़ी कम हो जाती है। इसके साथ साथ एफिड्स की समस्या कम होती है, तो नेमेटोड्स एफिड्स को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है सरसों की खली। यदि नीम की खली और सरसों की खली को एक साथ मिक्स करके उपयोग करते हैं तो ये सब बेनिफिट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। फसल अच्छी ग्रोथ करती है, बेहतर हमें रिजल्ट देखने को मिलता है हमारी फसलों में भी और हमारी मिट्टी के अंदर भी। तो आप इसका उपयोग करें। उपयोग कैसे करना है दोस्तों, देखिए इसको आप लोगों को उपयोग करना है फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ पर, यानी कि जब भी हमारी फसल के बढ़वार की स्थिति हो, वेजिटेटिव ग्रोथ हो, उस समय पर हमें उपयोग करना होगा, क्योंकि उस समय पर सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन हमारे प्लांट को ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए इसको हम दो तरीके से उपयोग कर सकते हैं। एक तो साथियों जो हमारा मस्टर्ड केक आता है, साथियों सरसों की खली आती है, उसको बारीक कोट करके और हम ऐसे ही खेत में डाल सकते हैं। तो अगर ऐसे बारीक कोट करके आप डायरेक्टली यूज़ करें, आप साथियों नीचे डाल सकते हैं या फिर खेत में अंतिम जुताई के समय डाल सकते हैं। तो साथियों हमें वो बेसल डोज के तौर पर देना चाहिए साथियों, क्योंकि ये स्लो रिलीज होगा, धीरे धीरे रिलीज होगा, तो बाद में जाकर के हमारे प्लांट में साथियों धीरे धीरे अवेलेबल होता रहेगा। तो साथियों अगर डायरेक्टली आप ऐसे ही डाल रहे हैं उसको कूट करके, तो साथियों आप बेसल डोज के तौर पर दे सकते हैं। साथियों वो कितना देना है, 25 किलोग्राम, मिनिमम 25 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से साथियों आपको डालना है। अन्य खादों के साथ भी आप इसको मिक्स करके डाल सकते हैं, लेकिन साथियों आप लोगों को अच्छे रिजल्ट चाहिए, बेस्ट रिजल्ट चाहिए, तो इसके लिए आप लोगों को वेजिटेटिव ग्रोथ में देना है। वेजिटेटिव ग्रोथ में कैसे देना है साथियों कि 25 किलोग्राम सरसों की खली को आपको लेना है। ठीक है साथियों, बहुत सारे किसान भाइयों के पास वेस्ट डिकम्पोजर होगा, तो वेस्ट डिकम्पोजर है तो आप उसके अंदर डाल लें 25 किलोग्राम को और 6 से 7 दिन छोड़ दें, उसको क्रॉप वाइज चलाते रहें और 6 से 7 दिन बाद उसको उस पानी को छान करके साथियों आप चला दें, यानी कि फिर आप उसको खड़ी फसल में चला सकते हैं साथियों पानी के साथ। तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमें सरसों की खली के देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारे किसान भाइयों के पास वेजिटेटिव डिकम्पोजर नहीं होता है, उनको क्या करना है साथियों कि आपको 200 लीटर का ड्रम लेना, उसको पानी से भर लेना है, 200 लीटर पानी भरना है, उसमें आपको 2 kg गुड़, थोड़ा सा साथियों 200 लीटर पानी में से थोड़ा सा निकाल करके उसमें 2 kg गुड़ जो है उसको अच्छी तरीके से घोल करके और उसी 200 लीटर पानी में डाल करके आप मिक्स कर देंगे। उसके बाद साथियों उसमें आप थोड़ा सा गोबर खाद लेंगे, किसी भी गाय का गोबर मिलता है या फिर भैंस का गोबर मिलता है तो वो डाल लेंगे। वो इसलिए डालेंगे क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, तो उसके अंदर बैक्टीरिया पहुंचाने पानी के अंदर, जिससे जो खली होती है साथियों गोबर हम जितना भी अवेलेबल है साथियों उसमें डाल करके घोल लेंगे। उसके साथ से दोस्तों यदि अवेलेबल है तो गौमूत्र साथियों आप डाल सकते हैं, या फिर किसी भी फसलों का गौमूत्र ज़्यादा अच्छा रहता है, तो वो भी आप आधा लीटर 1 लीटर जितना भी अवेलेबल हो किसान भाइयों के पास इजीली अवेलेबल हो जाएगा, और उसके अंदर डाल लीजिए और अच्छी तरीके से उसको मिक्स कर लीजिए। और उसमें 500 ग्राम मिट्टी आप डाल सकते हैं साथियों, अपने खेत की डालें या फिर ऐसी जगह पर डाल लें जहाँ पर फर्टिलाइजर केमिकल्स यूज ना होता हो। अगर ऐसी जगह पर नहीं मिलती साथियों तो अपने खेत की डाल ले 500 ग्राम, आधा किलो वो डाल करके उसको अच्छी तरीके से मिला करके साथियों और छोड़ दें। यानी कि अभी इसमें सरसों की खली नहीं डाली है, यानी कि उसको ये सब चीज़ें मिला करके साथियों 200 लीटर के ड्रम में आप लोगों को ऐसे ही छोड़ना है 3 से 4 दिन के लिए। और एक तरफ साथियों फिर आप जैसे इसको आप 2 दिन के लिए छोड़ दें साथियों, मैक्सिमम 2 दिन के लिए इसको छोड़ दें, और एक तरह आप लोगों को साथियों एक बूंद थोड़ा सा पानी लेकर के बाल्टी में और उसमें 25 किलो की जो हमारी खली है उसको भिगो लें साथियों। तो 25 किलो की जो खल है उसको भिगो दें, फिर 2 दिन बाद जो हमारा दूसरा ड्रम तैयार हुआ साथियों
उसके अंदर उस खल को फिर डाल करके साथियों उसको क्रॉप वाइज आप घुमा देंगे। तो साथियों अब आप इसको 6 से लेकर के 7 दिन ऐसे ही छोड़ देंगे। यदि सर्दियाँ 6 से 7 दिन और गर्मी है साथियों 4 से 5 दिन भी आप छोड़ सकते हैं। तो साथियों उसको फिर क्रॉप वाइज आप चलाते रहेंगे। तो देखिए साथियों हमने क्या किया है, पहले हमने 200 लीटर पानी में गुड़ डाला है। गुड़ इसलिए क्योंकि वो माइक्रोब से जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं उनका भोजन होता है। दूसरा साथियों हमने उसमें मिट्टी डाली है, गोबर डाली है, गौमूत्र डाला है। इन सभी में अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे साथियों पानी के अंदर उनके जरिए भेज दिए हैं। ये बैक्टीरिया साथियों फिर आप लोगों को मल्टीप्लाई करते हैं पानी के अंदर। तो 2 दिन में मल्टीप्लाई, 2 से 3 दिन में अच्छी तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएंगे जो बैक्टीरिया है। उसके बाद साथियों जो खल है साथियों हमने अलग फुल कर रखी है, उसको हमें ड्रम में डाल देना है क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ उसमें अच्छी तरीके से हो चुकी है। तो जैसे ही खल जाएगी तो साथियों खल को वो बहुत ही तेजी के साथ डिकम्पोज कर देगा। तो साथियों उसको जो भी न्यूट्रिशन है, मिनरल्स है, वो उसको निकाल करके पानी के अंदर वो ला देंगे। तो साथियों पानी के अंदर सॉल्युबल फॉर्म में वो आ जाएंगे। उसके बाद साथियों 5 से 6 दिन में या 7 दिन बाद आप छोड़े रहेंगे और उसको क्रॉप वाइज चलाते रहेंगे। साथियों 7 दिन बाद उसको छान करके आप ड्रिप के माध्यम से चला सकते हैं, खड़ी फसल में पानी के साथ बहा सकते हैं साथियों उसको साथियों। तो बहुत ही अच्छे आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट इसका होता है साथियों। और देखिए साथियों इसके साथ अगर कुछ और भी आप देना चाहते हैं, जैसे कि आप डीएपी देना चाहते हैं तो डीएपी इसके साथ डाल सकते हैं उसी के अंदर, या फिर आपको और कोई खाद डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो साथियों वो भी उसके लिए जब हम डीएपी इसके अंदर डाल लेते हैं, आप 1 किलो 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम डीएपी आप डाल सकते हैं साथियों। तो उसकी भी जो भी उसको डिकम्पोज करके साथियों उसके भी जो फास्फोरस है उसको निकाल करके अवेलेबल फॉर्म में लाते हैं बैक्टीरिया साथियों, और जो हम देते हैं तो बहुत ही शानदार रिजल्ट हमें देखने को सरसों खली के मिलते हैं। फसल हरी भरी अच्छी ग्रो करती रहती है साथियों। वेजिटेटिव ग्रोथ में आप इसे दे सकते हैं। देखिए साथियों खल की यदि हम प्राइस के बारे में बात करें, कीमत के बारे में बात करें, तो सरसों की खल साथियों 1 बैग यानी कि 50 केजी जो सरसों की खल है साथियों यदि आप मार्केट में लेने जाएंगे तो लगभग 1000 रुपये के आसपास का साथियों आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो हम 1 एकड़ में 25 किलोग्राम यूज़ कर रहे हैं तो साथियों 500 रुपये का खर्च आप लोगों को देखने को मिलेगा सरसों की खली का। तो इतना आपको खर्चा है, लेकिन इसके बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा होंगे, काफ़ी भरपूर होंगे, क्योंकि जब आप इसका उपयोग करते हैं साथियों समय समय पर, यानी कि एक फसल में एक बार भी अगर आप उपयोग कर रहे हैं और साथियों हर 6 महीने पर आप इसको यूज़ कर रहे हैं साथियों, यानी कि 6 महीने की एक फसल होती है तो एक फसल में एक बार उपयोग किया तो साल भर 2 बार उपयोग कर सकते हैं, 3 बार उपयोग कर सकते हैं। तो इससे आपकी मिट्टी अच्छी होगी। और जब आप रासायनिक खाद भी डालेंगे तो रासायनिक खाद जो ये मात्रा है उसको आप थोड़ा कम कर सकते हैं साथियों, क्योंकि उसके जो रिजल्ट है वो साथियों आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। यानी कि जो खाद डालेंगे उसकी मैक्सिमम उपयोग पौधा कर पाएगा। तो जो हम ऑर्गेनिक खाद डालते हैं तो उससे जो रासायनिक खाद है साथियों उसके रिजल्ट बेहतर हो जाते हैं। तो हम उनकी डोज घटा सकते हैं साथियों और कम डोज में भी अच्छे खासे रिजल्ट साथियों ले सकते हैं।